अजीम सर, आपने ऑब्वियसली ये न्यूज़ सुनी जो दिल्ली में हुआ। अगर राहुल आपका क्या कहना है, क्योंकि अभी तक एकदम डिटरमाइन नहीं किया है कि ये किसकी वजह से हुआ है। हादसा बड़ा घटना होते होते ये छोटी घटना हुई है, वरना वो अगर 3,000 kg अमोनियम नाइट्रेट नहीं पकड़ा जाता था तो बॉम्बे भी इसकी जद में आता था, अहमदाबाद में भी हो सकते थे, सूरत में भी हो सकते थे, वो बड़े शहरों में वो फैल जाता था, हर जगह टारगेट पे होते। बट इनको ये पकड़ा जाता है तो खातिरदारी तो अच्छी होती होगी इनकी। बिल्कुल, आप पे हर तरह की चीज़ें यूज़ की जाती है कि भाई आप बताइए आपका इन्वॉल्वमेंट क्या है, आप कहाँ तक किए थे। इंडिया विल बिकम मोर पावरफुल, इससे हम टूटेंगे नहीं और मजबूत होंगे, और हो रहा है, हो रहा है। हम मजबूत हो रहे हैं कि चलो इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट है तो ये कम्युनिटी के लोगों पे हमला किया जाए, ये कम्युनिटी लोगों को मारा जाए। बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि ईच एंड एवरी वन नो कि इसके पीछे कौन है। कि जो पहलगाम अटैक हुआ था उसमें हमने इतना जल्दी ढूंढ लिया था, और ये दिल्ली ब्लास्ट में हमें टाइम क्यों लग रहा है पता करने की। ये किसी के नहीं होते, ISI बोलो, पाकिस्तान बोलो, ये किसी के नहीं है। किसी की नहीं। तो इसका रिटेलेशन बहुत ज़बरदस्त होगा, हमें इंतज़ार करना होगा। हमारी सरकार, हमारी एजेंसी जो हैं, ये सिर्फ सबूत इकट्ठा करके जा इन्हें लग गया कि प्रॉपर सबूत आ गए हैं, तो डेफिनेटली इसका एक्शन ज़बरदस्त होगा। कैसे रिक्रूट कैसे कर रहे हैं हमारे देश के लोगों को। देखिए, रिक्रूट बोले तो सो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एपिसोड। आज मेरे साथ एक बहुत ही सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट है जो हमें बताएंगे दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके बारे में, बॉम्बे रेड अलर्ट है उसके बारे में। हाय आलिम सर, हाउ आर यू डूइंग टुडे। फाइन सर। आलिम सर, आपने ऑब्वियसली ये न्यूज़ सुनी जो दिल्ली में हुआ। आपका क्या कहना है, क्योंकि अभी तक कंट्री वाले एकदम डिटरमाइन नहीं किए है कि ये किसकी वजह से हुआ है। आपका जो एक्सपीरियंस है, आपके जो सोर्सेज है, उससे आपको क्या पता चला है ये किसने कराया ये ब्लास्ट। देखिए सागर, जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस का सवाल है, मेरे करियर में मैं 10 बम ब्लास्ट की घटनाएं कवर कर चुका हूँ। ओके, जब मैं लाइव लाइव तो इंडिया में जो भी टेरर एक्टिविटी होती है तो सिवाय पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शुरू से ही पाकिस्तान और ISI एक्टिव रहा है मुंबई और दिल्ली को टारगेट करने में। अब ये जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है, तो इसके अगर आप प्री एपिसोड में जाते हो, हरियाणा में डॉक्टर के घर से हजारों KG अमोनियम नाइट्रेट बरामद होता है। वो यूपी कहते हैं वो पूरे इंडिया को बर्बाद करने में यूज किया जी जाने जी, वाला बिल्कुल बिल्कुल, उनका जो जो जिस मात्रा में वो रिकवरी, जो उसका जो वॉल्यूम है वो काफ़ी बड़ा था, तो इससे लग रहा था सिर्फ दिल्ली नहीं है, इनके टारगेट पे इंडिया की और भी मेजर सिटीज़ रही है। क्योंकि जब ISI का जो भी ऑपरेशन रहा है इंडिया में, तो वो छोटे मोटे लेवल पे वो चीज़ें करते नहीं है। आप देखिए मुंबई का 93 ब्लास्ट, कितने ह्यूज लेवल पे ISI बैक्ड अंडरवर्ल्ड के जो लोग थे, उन्होंने शामिल होकर मुंबई को ख़त्म किया, जलाने का काम किया था 93 में। शेयर मार्केट है, करेक्ट। पासपोर्ट ऑफिस है, और भी कई बड़े बड़े सीरीज ऑफ ब्लास्ट मुंबई शहर ने पहले मर्तबा देखा था 93 में। फिर उसी का सेकेंड एपिसोड हुआ था 26/11/2008, मुंबई टेरर अटैक के नाम से जो मशहूर है। होटल ताज है, होटल ट्राइडन ओबराय है, कैफे लियोपोल्ड है, नरीमन हाउस है, समथिंग लाइक दैट। तो कहने का मतलब कि जब भी इस तरह की घटनाएं जब होती है तो इसमें इनका प्लान बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो सक्सेस इतने नहीं हो पाते हैं। जहाँ तक हम दिल्ली की बात करें, जो अमोनियम नाइट्रेट हरियाणा से मिला, वहीं से एजेंसी एक्टिव हो गई थी और उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। फरीदाबाद में भी मिला था 3,000 किलो। यस यस, वही फरीदाबाद हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, कहलाता, जो मुंबई दिल्ली का आउटकट्स कह सकते हैं उसे। वहीं से होके फिर इन्होंने इसको एक अंजाम दिया है। तो कहना कि इन्हें डर था कि भाई हम पकड़े जाएंगे तो इससे अच्छा ये है कि हम सुसाइड बम्बर बन जाएं। और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो फिदाइनी की ही उनको ट्रेनिंग दी जाती है। फिदाइनी क्या होता है? फिदाइन मतलब ये कि भाई आपको मरना है, आत्मघाती हमला जिसे कहते हैं। जो एक ज़माने में ये LTT ये जो करती थी, जो तमिल लिबरेशन टाइगर्स है, ये दुनिया में ये कंसेप्ट उन्होंने लाया है। LTT ने, प्रभाकरन के जो LTT के लोग थे, वो फिदाइनी बन के कोलंबो में और श्रीलंका के अदर पार्ट्स में आत्मघाती हमले करते थे, सरकार को ये मैसेज देने के लिए कि देखिए हमारे पास मरने के लिए लोग तैयार है, आप हमारी मांगे मान लीजिए। ये फिदाइनी कंसेप्ट है जो LTT ने वर्ल्ड में पहली मरतबा लाया। अब उसी को पैरेलल धीरे धीरे ISI के जो बैक्ड एजेंसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर तोयबा है, आपका जैश ए मोहम्मद है, अब ये फॉलो करने लगे हैं।
क्योंकि अभी तक जो इनिशियल स्टेज में सामने आया है कि वो जो कार का जो हुंडई कार जिसमें ब्लास्ट हुआ है, तो वो कार में बैठा हुआ था अक्यूज्ड, हाँ। और ब्लास्ट के साथ अपने आप को उसने उड़ा दिया। तो इट मीन्स इट्स अ फिदाई, ताकि कोई सबूत ना मिले, क्योंकि ये पैनिक हो गया था, वो डर गए थे कि इसके तार जुड़ते जाएंगे, हम अरेस्ट होंगे, हम गिरफ्तार होंगे, तो उससे अच्छा, टॉर्चर होने से अच्छा कि हम मर जाए। 26/11 का भी जो हमला हुआ था मुंबई में, वो फिदाई नहीं हमला था। जो 10 आतंकवादी आए थे, उन्होंने वो इस टारगेट से आए थे कि उन्हें मारना है और मरना है, और वो मरे। तो ये भी एक तरह का बहुत बड़ा फिदायनी हमला था। कहते हैं कुछ लोग कि वो शायद ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, सिर्फ इसको हिला रहे थे और गलती से फट गया, ऐसी ऐसी बातें सोशल मीडिया पे लोग कर रहे हैं। देखिए, गलती से फट गया, वो हिला रहे थे, ये बातें तो 10 होंगी, बट ये है कि इतनी बड़ी एजेंसीज वहां काम कर रही है, हमारे देश की जिम्मेदार एजेंसीज, तो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन बता रही है वो तो प्योरली टेरर लिंक अटैक है। वो मतलब प्लान्ड अटैक था। प्लान अटैक है। अभी गलती से आप बोलेंगे कि हम ये चीज ला रहे थे और ये हो गया है, तो जो 3,000 हजारों की केजी में ये जो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा जा रहा है, जो आप उसको स्टोर करके रख रहे थे, क्या वो भी गलती से रखे थे? सर, कहीं ना कहीं एक प्लान अटैक था, और एजेंसीज को ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस तरह की खबरें मिलनी शुरू हो गई थी कि मुंबई और दिल्ली में इस तरह के अटैक, फिदायनी अटैक हो सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है? काफी लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं। इंटेलिजेंस फेलियर सर कहाँ नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूँ। कहने के लिए तो लोग बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन मुझे आप बताइए, इजराइल जो अपने आप को नंबर 1 एजेंसी में मानता है, मोसाद, इजराइल जैसा कंट्री, क्या उसे पता था कि 13 अक्टूबर को हमास आके हमला कर देगा, 1,500 लोग उसके मारे जाएंगे, इतने लोगों को किडनैप करके हमास के लोग लेके जाएंगे? तो क्या इजराइल का इंटेलिजेंस वहां फेल नहीं हुआ? मोसाद तो नंबर 1 माना जाता है। सही है। क्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दौरान CIA फेल नहीं हुआ? अलकायदा ने जो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाया था 2001 या 2 में, तो क्या वहां CIA फेल नहीं हुआ? मोसाद फेल नहीं हुआ? तो ये कह देना कि इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है एक लिमिट तक, लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया का इंटेलिजेंस सिस्टम ही फेल हुआ है। मोसाद भी फेल हुई है, CIA भी फेल हुई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दौरान, हमास ने जब हमला किया इजराइल में, वहां पर भी मोसाद फेल हुआ है। सही बात है। तो ठीक है, फेल है, क्योंकि अब इतना बड़ा देश है, एजेंसीज को ट्रैकिंग हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं जो माल पकड़ा गया है फरीदाबाद में, तो एजेंसी नहीं पकड़ा है ना, कितना उन्हें टिप ऑफ मिला तो ही पकड़ा गया ना। मतलब जो 100% हम डैमेज होने वाले थे, वो 90% हम बच गए। तो इसका एप्रिसिएशन क्यों नहीं किया जा रहा है? जो एमोनियम नाइट्रेट पकड़ा जा रहा है, वो क्या आम आदमी पकड़ के दे रहा है? एजेंसी के लोग ही काम कर रहे हैं ना उसमें, तो एजेंसी दे रहे हैं। तो एजेंसी राउंड द क्लॉक काम करती है, उनका अपना एक नेटवर्क होता है, लेकिन कहीं ना कहीं होता है, जैसे पहलगाम में हुआ है, वहां पर एजेंसी ने प्रॉपर फिर रिटेलेट करके उसको बैलेंस किया है। तो इंटेलिजेंस फेलियर का ये जो आरोप है, ये हर सरकारों पे, सिर्फ इंडिया ही नहीं है, देश के कोई भी सरकार आप ले लिए, जहाँ पे इस तरह का कोई हमला होता है, वार की सिचुएशन होती है, तो जनता के पास एक ही होता है कि इंटेलिजेंस फेलियर है। एक और चीज़ जो नोटिस हुई गई कि जैसे ही ब्लास्ट हुआ दिल्ली का, 1.5 घंटे में अमित शाह ब्लास्ट के साइट पे पाए गए। मतलब वो गए वहाँ पे चेक करने, जबकि कोई ऐसे जाता नहीं है जल्दी से, कोई भी बड़ा लीडर। नहीं, देखिए, उसका एक 2 कारण है कि एक तो दिल्ली एक कैपिटल है, नेशनल कैपिटल है हमारे देश का, और लोग वहाँ पर अपने आप को काफ़ी सेफ महसूस करते हैं, और जहाँ पे सेफ महसूस करते हैं और वहाँ पे इस तरह की घटना हो जाती है, तो बड़े लीडरों के जाने से ये फ़र्क होता है कि लोगों में आत्मविश्वास आता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि चलो भाई, हमारा मंत्री, हमारा मिनिस्टर गया, वो देश के साथ है। और ऐसा नहीं है, इससे पहले भी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, मुझे याद था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, शिवराज पाटिल होम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त भी दिल्ली के कुछ बाजार में या मार्केट में इस तरह का ब्लास्ट हुआ था, तो शिवराज पाटिल उस समय गए थे वहाँ पे, तो वो उस वक्त के होम मिनिस्टर थे। तो ये एक जाने का मकसद ये होता है कि लोगों में आत्मविश्वास बढ़े, अफरा तफरी का माहौल ना हो, कुछ कम्युनल राइट्स ना हो, टेंशन ना हो, तो इसलिए वो जाके लोगों में एक थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। बट उनको डर नहीं लगा होगा, क्योंकि बॉम्ब साइट क्लियर होने में तो टाइम लगता है। सर, अभी देखिए, अब मिनिस्टर है, अगर इतना वो डरेंगे तो फिर कैसे चलेगा? कहीं ना कहीं एक जज्बा भी होता है उस टाइम, जो सिचुएशन होती है, तो वो टाइम ये चीज़ें नहीं देखी जाती है। जी जी जी। अभी जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए, उसके बाद जो
आप देख रहे हो बॉम्बे भी रेड अलर्ट पे है, बॉम्बे में भी चीज़ें चल रही है, तो इसका आपको क्या है, क्योंकि आपने बॉम्बे में इतने सारे ब्लास्ट भी कवर किए, इसका क्या इन्फॉर्मेशन है आपको? देखिए, आईएसआई के टारगेट पे शुरू से दिल्ली से ज़्यादा मुंबई रहा है। अच्छा। हाँ, मुंबई ज़्यादा रहा है। हाँ। आईएसआई की एंट्री जो मुंबई में हुई वो 93 में हुई। हम्म। 93 के जो ब्लास्ट थे, इट वाज प्योरली प्लान बैक्ड बाय आईएसआई। यस, एंड इट वाज एग्जीक्यूटेड बाय अंडरवर्ल्ड हाँ। डॉन दाऊद इब्राहिम एंड टाइगर मेमन, हाँ। जो लोकल लोगों को बहला फुसला के मिसगाइड करके उनको यूज किया गया था वहां पे। तो आईएसआई ने जब देखा कि बॉम्बे में 93 में वो सक्सेस हो गए विद द हेल्प ऑफ द अंडरवर्ल्ड, तो इसलिए मुंबई भी हाई अलर्ट पे होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सागर में बताओ, मेरे अपने करियर में 2093 में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसमें डायरेक्टली आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट सामने आया था। और आज उसका प्रूफ है कि टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम जैसे देशद्रोही लोग आज पाकिस्तान में शरण लेके बैठे हुए हैं। पाकिस्तान ने उनको शरण दी है, टेररिस्ट को शरण हाँ ये बात है, क्योंकि वो पूरा प्लान उन्हीं के जरिए था। मैंने टाडा कोर्ट में 93 ब्लास्ट के केस की हेयरिंग 3 साल कवर किया हूँ, तो मुझे तो एक एक चीज़ उसकी पता है, मतलब कहाँ प्लान हुआ था, कौन कौन इन्वॉल्व थे, क्या क्या मीटिंग गई थी, तो उसमें आईएसआई का पूरा इन्वॉल्वमेंट था। नंबर 2 आप आइए, 2003 में मुंबई में घाटकोपर बीएसटी बस में ब्लास्ट हुआ, वो मैंने कवर किया हूँ। विले पार्ले स्टेशन के पास ब्लास्ट हुआ है 2003 में, वो हमने कवर किया। जवेरी बाजार गेटवे ऑफ इंडिया में ब्लास्ट हुए, वो मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया हूँ, मतलब ऑन द स्पॉट जाके सच्चाई दिखाई लोगों को। मैंने 2006 में जो लोकल ट्रेन में सीरीज ऑफ ब्लास्ट हुए थे, लोकल ट्रेन में रखे गए थे, वो हमने काफ़ी करीब से देखा। 2008 में जो होटल ताज पे हमला हुआ, कैफे लियोपोर्ट, सीएसटी, नरेमन हाउस, कुलाबा, और लाइक ये कह सकते हैं कामा हॉस्पिटल, 3 दिन में वहीं पर ही था। तो इसमें भी पूरा इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान का था। बाकायदा जो रिटायर आर्मी अधिकारी है पाकिस्तान के आर्मी के, वो बाकायदा वॉकी टॉकी और जो चाइनीज सैटेलाइट सिस्टम था, वो आतंकियों को ऑर्डर देते थे कि आप सो जाइए, आप हमला ऐसे कीजिए, आपने दवाई ली कि अपनी, आपको नींद आ रही है तो आप ये दवाई लीजिए, आप ये खाना खाइए, आप इधर से हैंड बम मारिए, आप इधर आग लगाइए। बाकायदा सर मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी हूँ, जब एटीएस के अधिकारियों ने चीजें जब्त की है, तो बाकायदा जो इमरान मारा गया था नरेमन हाउस में, उसकी रिकॉर्डिंग मैं सुना हूँ। क्या उससे कैसा पाकिस्तान के जो हैंडलर है वो बाकायदा उन्हें गाइड कर रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे कि ऐसे आप कीजिए, आपको नींद आ रही तो आपको क्या करना है, उनकी आर्मी पहुंच गई है, आप इस खिड़की से हमला कीजिए, आप उस इससे कीजिए। पूरा डोजियर इंडियन गवर्नमेंट के पास था। प्रणब मुखर्जी उस समय फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत मेहनत की। हिलरी क्लिंटन दैट टाइम शी वाज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट। पूरा डोजियर इंडियन गवर्नमेंट ने दिया कि भाई 26/11 में पाकिस्तान का फुल इन्वॉल्वमेंट है। बावजूद इसके मुझे बताइए क्या हुआ? कुछ नहीं किया उन्होंने। तो मुंबई इज ऑलवेज अ सॉफ्ट टारगेट फॉर द आईएसआई। लेकिन आप देखिए 2008 के बाद मैंने तो अभी कितने साल हो गए, 2008 से अगर आप बात करें तो 20 साल हो गए शायद। 15 तो अभी तक मैंने एक भी ब्लास्ट नहीं देखा। आपने देखा होगा कि एक भी ब्लास्ट नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र एटीएस हाईटेक हुई, उन्होंने कई चेंजेस किए हैं, उनका जो इनविजिबल नेटवर्क है उसको उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है, काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफिसर्स वहाँ पर आए, उन्होंने काफ़ी ये कुछ किया है। तो ये मुंबई हमेशा शुरू से टारगेट रहा है। मुंबई और दिल्ली आप देखिए, क्योंकि उनके लिए इजी टारगेट है। मुंबई इज़ अ फाइनेंशियल कैपिटल, मुंबई में जो भी चीज़ होती है पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होती है। बट दिल्ली में इतने अटैक नहीं हुए जितने मुंबई में हुए। यस, दिल्ली में देखिए पार्लियामेंट वाला एक अटैक हुआ था, अफजल गुरु जिसको फांसी हुई है, वो काफ़ी बड़ा अटैक था। पार्लियामेंट में आके फिदायनी लोगों ने जो AK-47 से ये किया था। लेकिन मुंबई और दिल्ली की तुलना की जाए तो मुंबई ज़्यादा विक्टिम रहा है बम धमाकों का, बहुत ज़्यादा रहा है। 2008 तक आप देखेंगे 93 वाला ब्लास्ट, मुझे लगता है इतना बड़ा बम ब्लास्ट किसी भी देश के शहर में नहीं हुआ। 26/11/2008 में जो ब्लास्ट, जो पाकिस्तान के फिदाई नहीं आ गए थे, 10 घुस गए थे, इतना बड़ा तो मैंने अभी तक नहीं सुना ना देखा। मतलब होते हैं, जैसे ज़्यादातर हम देखते हैं इजराइल, लेबनान, फ़लस्तीन, सीरिया, वो सब जगह ही देखते हैं, वो तो सिविल वार का हिस्सा होता है। बट एक अच्छे हंसते खिलते शहर में इस तरह की एक्टिविटी करना बहुत कम होता है। तो डेफिनेटली मैंने जो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, 93 ब्लास्ट और एक 26/11 का, जिसमें पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखा विद प्रूफ, ऑडियो रिकॉर्डिंग, एक एक चीज़
सर मैंने खुद देखा हो जब उनके जो नरीमन हाउस में जो लाशें 2 आतंकी मारे गए थे एनएजी कमांडोज ने, तो बाकायदा अधिकारियों ने मुझे उनके वो दिखाया कि उनके पास जो चाय की पत्तियां थी वो कराची की थी, उर्दू में लिखा हुआ था। चिकगम थे उनके पास, जो शक्कर थी, जो उनके खाने के वो थे ड्राई फ्रूट थे, वो बाकायदा मेड इन कराची लाहौर वो लिखा हुआ था। तो इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए? क्या चाहिए? और फिर भी उस समय आसिफ जरदारी का बयान मुझे आज भी याद है। आसिफ जरदारी उस समय राष्ट्रपति थे वहां के, पाकिस्तान के। वो कहते हैं कि वो लड़के उज्बेकिस्तान के हो सकते हैं, दे मे बी चेचन फाइटर। बताइए, वो पाकिस्तानी नहीं है। जबकि कसाब का पिताजी वहां के चैनल को इंटरव्यू दे रहा है कि वो मेरा बेटा है। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान के एक चैनल ने वो खबर भी की थी। जब आसिफ अली जरदारी ने ये कहा कि आप सबूत भेजिए, वो लड़के हमारे देश के नहीं है, इंडिया हम पे ब्लेम गेम कर रहा है। तो वहां का जियो चैनल है, उसने बाकायदा कस्साब के गांव में वो गया था और कहा था कि ये जो है इंडिया में आपका बेटा पकड़ा गया है, ये आतंकवादी है और इस तरह के आपका बेटा है क्या? तो उसने कबूल किया, हाँ ये मेरा बेटा है, घर से भागा हुआ। मैंने तो बोले नहीं, आपने बेटे को बेचा जिहादियों को? तो बोले मैं बेटे नहीं बेचता हूँ, बोले ये घर से भागा हुआ है, मेरा बेटा है। तो इससे ज्यादा प्रूफ और क्या चाहिए सर? जिंदा आतंकी पकड़ा गया, एक एक चीज उसने बताया। तो पाकिस्तान इज ऑलवेज इन अ डिनाई मोड। तो दिल्ली ब्लास्ट में भी पाकिस्तान खुल के वो कहेगा नहीं कि ये मेरे लोगों का हाथ है। फॉर एग्जांपल, चाहे वो 93 हो, चाहे वो 26/11 हो, वो डटी गेम तो प्ले करता ही रहेगा। इसीलिए मजबूरन जो पहलगाम हुआ, पहलगाम में आप गए भी थे ना उसके बाद? जी हाँ, पोस्ट पहलगाम में सर जाकर आया हूँ कश्मीर में। जो मैंने वहाँ के हालात देखा, तो डायरेक्टली लोकल लोगों से भी मेरी बातचीत होती रहती है। वहाँ पे मैं कश्मीर में ठहरा, तो नो डाउट वो ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड डायरेक्टली बोलते हैं कि भैया ये तो पाकिस्तान ने करवाया। सीधे वहाँ पे आसिफ मुनीर का इन्वॉल्वमेंट का हाथ आता है। उसका मैं आपको बता दूं, जो स्टार्टअप कल्चर मोदी जी ने डेवलप किया इंडिया में, और जो कश्मीर का टूरिज्म 3 साल में रिकॉर्ड तोड़ ग्रो हुआ। वो कितना ग्रो हुआ सर? ग्रो तो जबरदस्त, मतलब ये कि होटलियर कहते हैं कि हमारे 3-3 साल तक हमने रिसेप्शन पे लोगों को सुलवाया, हमें रूम नहीं मिलते थे। 3 करोड़ का आंकड़ा तो शायद जेके टूरिज्म ने रिलीज किया था 2022-23 का। 3 करोड़ अक्रॉस ग्लोब। तो मिडल ईस्ट का जो क्राउड था, अरे वो ज्यादा कश्मीर में आने लगा। श्रीनगर का इंफ्रास्ट्रक्चर उनको अच्छा लगने लगा। वो टूरिज्म से पीओके का जो कश्मीर है वो खत्म हो रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो क्राउड था मिडल ईस्ट का, वो ज़्यादातर प्रीफर कर रहा था हमारे कश्मीर में आना। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, होटल हमारे पास है, सारी चीज़ें हैं। और जो पीओके का कश्मीर है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जलस थे ये लोग हमसे? जलस ने एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि वहाँ के पीओके के जितने भी होटल है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ सब रिटायर आर्मी ऑफिसर की प्रॉपर्टी है। रिटायर आर्मी ऑफिसरों ने वहाँ होटलें बनाए हुए हैं। अच्छा। तो उनका बिजनेस बैडली इम्पैक्ट हो रहा था। ओके। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कश्मीर में लोगों ने आना बंद कर दिया। मिडल ईस्ट का मुस्लिम क्राउड जितना भी है वो इंडियन कश्मीर में जा रहा है, तो हमारे वहाँ वो कैसे आए? तो वो लोग बैंकरप्सी की ओर बढ़ने लगे थे। उनकी होटलें खाली रहने लगी थी, टूरिस्ट फ्लो नहीं के बराबर हो गया था। लोग ज़्यादा हमारे कश्मीर में आ रहे थे, उन्हें यहाँ मज़ा आ रहा था, रिकॉर्ड तोड़ ब्रेक हो गया था। तो इसीलिए डेलिबरेटली इंटेंशनली उन्होंने टूरिस्ट को टारगेट किया पहलगाम अटैक में। वरना आप बताइए, वहाँ पे मिलिटेंसी और आर्मी के बीच में ही प्रॉक्सी होती थी, लड़ाई होती थी, फाइट। ये हार्डली मुझे लगता है 40 साल के बाद ऐसा हुआ है कि टूरिस्ट को टारगेट किया गया है। हाँ, जब मिलिटेंसी उरूज पे थी, आई थिंक 94 में हजरत बल में कुछ टूरिस्ट को अगवा किया गया था। उस समय मुझे याद है अल्फरान एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन थी। अल्फरान के लोगों ने फॉरेन टूरिस्ट को किडनैप किया था और कुछ अपनी डिमांड रखी थी, शायद मसूद अजहर को छुड़वाने की वो टाइम। तो नहीं सॉरी, हाँ ऐसे कुछ था, तो वो पूरी भी हुई थी उनकी। तो 94 के बाद मुझे लगता है 2024 में 25 में ये पहला टूरिस्ट का पे अटैक है। तो ये तो वहाँ का इकोनॉमी डैमेज हो रहा था, उनका टूरिज्म खत्म हो रहा था, इसलिए वो लोग जेलस होकर, फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने टारगेट किया इंडियन टूरिज्म को कि भाई कश्मीर का टूरिज्म खत्म हो जाए। जी। तो ऑपरेशन सिंदूर का ये रिटेलिएशन आपको लग रहा है? दिल्ली ब्लास्ट रिटेलिएशन कह सकते हैं, बट ये रिटेलिएशन ही है। ऑपरेशन सिंदूर में जो मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को, जिस तरीके से हमने जैश ए मोहम्मद के अड्डों को उड़ाया, इसके बारे में और बताऊंगा। हाँ, मतलब जैसे जब पहलगाम अटैक के बाद रिपोर्ट आ गई कि जैश ए मोहम्मद के लोगों ने इस टेरर
और एक्ट को अंजाम दिया है इस घटना को, तो हमने जो ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्ट उन पे अटैक करके उनके हेडक्वार्टर को निस्तनाबूद कर दिया। मसूद अजहर के जो अड्डे थे वहाँ पे, जो मदरसों के नाम पे ट्रेनिंग दी जाती है, रेडिकुलस फैलाया जाता है यूथ में, बच्चों में, तो हमने वो सब सिस्टम वहाँ कोलैप्स कर दिया, उसका हेडक्वार्टर ही पूरा ख़त्म कर दिया जैश ए मोहम्मद का। तो कहना कि ये उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल था। फिर मजबूरन इंडियन गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हमारे साथ जंग करनी पड़ी, जो 4 दिन जंग चली, जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने अपने हाथ पैर जोड़े, सऊदी अरब को कहा यार वार रुकवा, इंडिया हम ख़त्म कर देगा। फिर सऊदी अरब के शाह नवाज सलीमान ने ट्रम्प से रिक्वेस्ट किया कि भाई पाकिस्तान की हालत ख़राब हो रही है, आप मोदी जी को रिक्वेस्ट कीजिए और ये वार को रुकवाइए। लेकिन वरना 4 दिन क्या, वो 1 हफ्ता उनकी टिकने क्या, पाकिस्तान हमारे सामने 1 हफ्ता टिक जाए बहुत बड़ी बात है। 4 दिन में ही उसकी हालत खराब हो गई थी कि सऊदी के पास, मैं आपको बता रहा हूँ कि सऊदी के किंग अगर ट्रम्प को फ़ोन नहीं करता तो ट्रम्प मोदी जी को फ़ोन नहीं करता था, तो ये तो ख़त्म हो गए थे ये लोग। तो ये अब जैश ए मोहम्मद तो पूरा ख़त्म हो गया है, लेकिन सर आइडियोलॉजी नहीं ख़त्म होती है, उनका बेस ख़त्म हो गया है। तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन लेवल पे जैश ए मोहम्मद को और बैक कर रहा ISI प्रॉक्सी के ज़रिए कि भाई आप जाइए और आप इस एक्टिविटी को कीजिए। तो ये उसी का रिटेलिएशन ये बता रहे हैं। लेकिन ये गलत फहमी में है कि भाई अभी की जो एजेंसी का काम करने का स्टाइल है और जो 10 साल पहले था उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये ISI भूल रही है, ये ISI भूल रही है। इसका भी रिटेलिएशन होगा, सिर्फ आप सागर रुक जाइए, थोड़ा वक्त है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट अटैक है, डायरेक्ट अटैक नहीं है। जहाँ एजेंसी को फुल प्रूफ मिल गया कि इसमें ISI का इन्वॉल्वमेंट है, जैश ए मोहम्मद का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप देखिए इसका भी रिटेलिएशन ऑपरेशन सिंदूर 2 भी हो सकता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि पाकिस्तान का जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इंडिया को लेके। मैं आपको बताऊं, रिसेंटली तालिबान सरकार के विदेश मंत्री, हाँ, ये जो अफगान और इसका जो झगड़ा चल रहा है पाकिस्तान का, उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है? देखिए सर, मैं आपको बताऊं, क्लियर कट है। जो मुत्तकी आमिर मुत्तकी फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया एक पहला देश है जिसने इतनी हिम्मत जुटाई, इतनी डेयरिंग की कि तालिबान की सरकार को तस्लीम किए बिना उनको इनवाइट किया कि आप आके हमारे देश का विजिट कीजिए। और वो आए फॉरेन मिनिस्टर वहाँ के, अफगानिस्तान के, 1 हफ्ते के दौरे पे थे। यूपी में गए, वो दारुल उलूम देवबंद में विजिट की, योगी आदित्यनाथ जी से मिले, हमारे जयशंकर जी से मिली, बड़ी बड़ी ट्रेड डील उन्होंने साइन की। और वो जैसे ही इंडिया में आते हैं उसके दूसरे दिन पाक अफगानिस्तान पे आर्मी में झड़पें शुरू हो जाती है। तो ये क्या फ्रस्ट्रेशन लेवल नहीं, यहाँ फ्रस्ट्रेशन नहीं था। पाकिस्तान आर्मी अफगान बॉर्डर पे हमला करती है कि भाई इन्होंने हमारे यहाँ पर अटैक किया है। जब तक वो यहाँ पे रहे, वो 7 दिन तक लड़ाई होती रही पाक अफगान बॉर्डर पे। तो पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान को बार बार कि तुम इंडिया के करीब मत जाओ, तुम्हारी सरकार बनाने में हमने बड़ा रोल अदा किया है। वो क्रेडिट लेना चाहता है ISI बार बार। और वो इमरान खान ने भी उस वक्त कहा था कि तालिबान की जो गवर्नमेंट आई है, कम बैक किया है, तो उसमें हमारा बहुत बड़ा हाथ है। और आपने देखा होगा उस समय विजुअलाइज ISI के लोग भागते थे तालिबान गवर्नमेंट के पास, जब वो जैसे कब्जा करने गए और उनकी ताजपोशी हुई, और इंडिया साइलेंट की बन के रहा। अब जब ये हो गया, गवर्नमेंट उनकी बन गई, कोरोना लॉकडाउन के बाद का ये समय था, तो अफगानिस्तान ने प्रीफर किया इंडिया से रिश्ते रखने का, उसने पाकिस्तान को रिजेक्ट किया। क्योंकि उस वक्त हमने अफगानिस्तान को हेल्प भी की थी, हमने गेहूँ और चावल की कमी थी, हमने पहुंचाया। लॉकडाउन के दौरान हमने उनको हेल्प की, अच्छा, कोरोना के दौरान। और तब उनका वो अलग था ना, प्राइम मिनिस्टर जो था। नहीं, ये तालिबान। अच्छा, तालिबान। क्योंकि जब अमेरिकन वहां से गए तो उन्होंने उनके पूरे बैंक अकाउंट सीज कर दिए थे, ये कहकर कि अगर बैंक अकाउंट हम ओपन रखेंगे तो ये लोग और ज्यादा आतंक फैलाएंगे, तो हैंडीकैप कर दिया था उनको। ओके। तो उनके पास सर्वाइव का कोई जरिया नहीं था। तो उस टाइम पे सिर्फ इंडिया ही था, प्राइम मिनिस्टर मोदी थे, जिन्होंने गेहूं और चावल उनको भेजा। और उन्होंने कहा, आप गूगल पे यूट्यूब पे चेक कीजिए वो लिंक, कि बुरे वक्त में हमको पूरी दुनिया में इंडिया ने संभाला। ये वर्ड है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के कि इंडिया ने हमको संभाला। तो पाकिस्तान का ये फ्रस्ट्रेशन लेवल दिखाई दिया जब वहाँ के आमिर मुत्तकी यहाँ पे आके विजिट किए कि भाई इंडिया से इतने करीब जा रहा है, और इंडिया ने इतनी डेयरिंग की है कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को अपने यहाँ पे बुलवा लिया। तो ये एक वो रीज़न है पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन लेवल, क्योंकि अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रिलेशन हमारा बहुत पुराना है। वहाँ की पार्लियामेंट तो हमने बना के दिया है, रेलवे का जो काम हो रहा है वो हमारी कंपनी कर रही है, इंडियन कौन कर रहा है?
अच्छा, रेलवे कार में जाके। हाँ, रेलवे का जो काम है वो हमारी सरकार ही करके दे रही है वाह। उनको। हाँ। तो इसलिए वो हमारे करीब रहना चाहते हैं, जिसका दुख और दर्द हमेशा पाकिस्तान को रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन लेवल है पाकिस्तान का हम्म। कि वो जैश को और आगे करके उसके नाम पर ये प्रॉक्सी अटैक करवा रहा है और ये सब ये कर रहा है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। अभी सिचुएशन अलग है। अभी आप देखिए जैसे जैसे एजेंसीज इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे दिल्ली ब्लास्ट में, और भी कई चीज़ें सामने आएंगी। ये तो जो नरेंद्र मोदी की जो टैक्टिक्स है, मतलब अमेरिका ने भी आग दिखाई तो हम झुके नहीं है इस बार। यस यस। ये थोड़ा प्राउड जैसा मोमेंट है इंडिया के लिए। देखिए नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल आप देखिए और इंदिरा गांधी जी का देखिए, हाँ। तो उसी ले मतलब इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई डैशिंग और एकदम विल पावर वाला या मजबूत प्रधानमंत्री अगर हमारे देश को मिला तो वह नरेंद्र मोदी, आफ्टर इंदिरा गांधी जी। हाँ। ये सीनियर लोग भी कहते हैं। और जो अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैं आपको कहूँगा पहलगाम अटैक, जब पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है तो कांग्रेस का जो स्टाइल होता था, कांग्रेस के दौर में भी बड़े बड़े अटैक हुए इंडिया में। ज्यादा अटैक हाँ हाँ, तभी। जैसे मुंबई का मैंने बताया। लेकिन कभी भी कांग्रेस के दौर में इतना कोई होम मिनिस्टर स्ट्रांग नहीं रहा कि उसने डायरेक्ट अटैक किया। तो पहलगाम के बाद जो हमने पाकिस्तान के जैश के बेस को जो ख़त्म किया, ध्वस्त किया अंदर जाके, तो वो कैसा स्टाइल होता है, जैसा फीलिंग का जैसे ईरान करता है। ईरान में भी कोई टेरर एक्टिविटी होती है, वो विद इन 24 आवर जवाब दे देता है घुस के, वो एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता है नहीं मानता। कि भाई आपने किया अभी क्या करेंगे आप। हाँ। वो इसराइल जैसे उसके वहां पे हमला था, सेकंड 24 घंटे में वो करके अटैक करता है। तो इंडिया का वो स्टाइल दिखा ऑपरेशन सिंदूर में कि भाई आपने किया अभी हम भी आपको घर में घुस के मारेंगे, और वो हमने किया। तो इससे लोगों में प्रधानमंत्री मोदी को लेके लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, इंक्रेज हुआ है। इसलिए आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब मैं कश्मीर में था तो लोग ये हो रहे थे कि अभी हमारा टूरिज्म खत्म हो जाएगा, लोग आएंगे नहीं, डरे हुए। तो मैं उनको कहता था कि ये टाइम बीइंग है, मैं बोला लोग यहाँ पर बहुत आएंगे, क्योंकि अगर ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो शायद हो सकता 5 साल टूरिज्म ना उठे। लेकिन पहलगाम अटैक का जवाब दे दिया है सरकार ने, तो लोगों का कॉन्फिडेंस सरकार पे डबल दुगना हो गया है कि अगर हम जाएंगे तो हम सेफ है। और वैसे ही हुआ, दिवाली का सीजन कश्मीर में बहुत अच्छा गया। आंकड़े आप देखिए जेके टूरिज्म के, काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस रहा है। ये बहुत गुड न्यूज़ है अपने जी country जी के हाँ बिल्कुल। तो दिवाली का सीज़न बहुत अच्छा रहा। हमारे कई टूर ऑपरेटर दोस्त हैं मुंबई में, वो वहीं पे थे 15-15 दिन। तो दे आर हैप्पी कि नहीं बहुत जल्दी रिकवर हो गया टूरिज्म। तो इसका ये बेनिफिट होता है कि सरकारें अगर अच्छा कदम उठाती है टाइम पर बराबर, तो लोगों में उससे आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और अगर सरकारें उसमें डांगाडोल करती है, बैकफुट पे आती है, तो फिर जो जनता है उसका भी कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, उसका इम्पैक्ट बुरा होता है। जी। बॉम्बे और महाराष्ट्र में कोई न्यूज़ अपडेट कुछ ऐसी आ रही है ये इसको लेके, बॉम्ब ब्लास्ट के रिलेटेड? देखिए जैसे सागर मैंने आपको कहा कि मुंबई तो कहीं ना कहीं कनेक्ट में रहा है, मुंबई एक टारगेट पे रहा है आईएसआई के। तो अभी जो रिसेंटली एटीएस वर्क कर रही है, जो 2 दिन पहले की खबर है, पुणे में छापे की कार्रवाई हुई है, कुछ इंजीनियर डॉक्टर्स को पकड़ा गया है, डिटेन किया गया है। थाना डिस्ट्रिक्ट के मुमरा में कुछ इंजीनियर्स को के घर पे छापेमारी हुई है इसी सिलसिले में, दिल्ली ब्लास्ट के मामले में। तो कुछ गिरफ्तारियां एटीएस कर रही है, डिटेन कर रही है। लेकिन देखिए जहाँ तक इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, अभी जैसे मैं आपको बताऊँ लोकल ट्रेन ब्लास्ट की भी मैंने हेयरिंग कवर किया हूँ, तो ज़्यादातर जो आरोपी हैं वो बाइज्जत बरी हो गए कोर्ट से। अच्छा। हाँ, इसमें लोकल ट्रेन ब्लास्ट में या घाटकोपर ब्लास्ट में वजह क्या होती है, सरकार और एटीएस जनता का गुस्सा ठंडा करने के लिए और अपने अधिकारी के दबाव और प्रेशर में आके इक्का दुक्की कार्रवाई तो करती है, लेकिन क्या सफिशिएंट नहीं होती है। इन लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये एक सो बस कि भाई ये इससे कनेक्ट में था, इससे इसने मोबाइल पे बात किया, अरे मोबाइल पे उसने क्या बात किया, हाँ इसके ना व्हाट्सएप पे इसकी चैट मिली तो हमने इसको अरेस्ट कर लिया। क्योंकि जो स्लीपर सेल होते हैं वो उन्हें खुद को पता नहीं होता कि वो किसके कांटेक्ट में है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसमें पूरा एजेंसीज वर्क करती है। तो अब जैसे डॉक्टर्स भी पकड़े जा रहे हैं, इंजीनियर डेफिनेटली वो उनके कनेक्शन में रहेंगे जो डॉक्टर पकड़े गए व्हाट्सएप चैट के जरिए। लेकिन वो व्हाट्सएप चैट क्या है, इस दिल्ली ब्लास्ट को लेकर है कि उनकी पर्सनल व्हाट्सएप चैट है। तो इसलिए इस तरह की गिरफ्तारियां तो सरकारें कर लेती है, एटीएस भी करती है दबाव में, प्रेशर में। लेकिन इस तरह के केस जो है ना कोर्ट में स्टैंड नहीं हो पाते हैं, नहीं हो पाते बिल्कुल। लोकल ट्रेन ब्लास्ट के भी कई आरोपियों को हमने देखा, सब अभी 10-10, 15-15, 20-20 साल के बाद सब एक्विटेड होके गए, क्योंकि कोर्ट में एजेंसी के पास इतने पुरावे नहीं होते हैं कि वो कोर्ट को बता सके कि भैया इसमें इन्वॉल्वमेंट था, इनका इन्वॉल्वमेंट था। जैसे मुझे आज भी याद है
26/11 अटैक में जैसे तन्नावर राणा को एक्सीडेंट, तन्नावर राणा का इन्वॉल्वमेंट था। महेश भट्ट के बेटे का नाम आया था कि तन्नावर राणा के साथ वो घूमता था। डेविड हेडली, हाँ। ये सब नाम आए थे। तो ऐसे एक आरोपी को मुंबई से पकड़ा गया था, इंदौर से। हाँ। तो एटीएस के अधिकारी के सर इसके एक बैग से हमको गूगल का मैप मिला मुंबई का। तो जज ने कहा कि सर ये मैप तो गूगल पे भी अवेलेबल है, इसका प्रिंट आउट आप निकाल के मुझे बता रहे कि ये मैप मिला है। बोले ये मैप इसने पाकिस्तानी हैंडलर को दिया है। तो वो इतने सफिशिएंट एविडेंस नहीं होते हैं। हम मानते हैं कि जो ये छापेमारी हो रही है, मुमरा में हुई है, पूना में हुई है और आगे भी होंगी, तो ये बेस क्या होता है एजेंसी का कि भाई ये इससे कनेक्टेड था, वो उससे जुड़ा हुआ रहा होगा, हम मानते हैं। बट उसका क्या वो इस इंसिडेंट के बारे में उससे जानकारी है? नहीं। बट इनको ये पकड़ा जाता है तो खातिरदारी तो अच्छी होती होगी इनकी एकदम। बिल्कुल। अब सर अब पकड़ा गया, कहना है कि उससे कनेक्टेड है, तो कस्टडी में तो इनसे टॉर्चर नहीं कहेंगे उसको, बाकायदा पूछा जाता है। उन पे हर तरह की चीज़ें यूज़ की जाती है कि भाई आप बताइए आपका इन्वॉल्वमेंट क्या है, आप कहाँ तक किए थे। क्योंकि ये लोग जो आईएसआई का जो तरीका रहा ना कि ये कभी भी पिक्चर्स में नहीं आते, ये लोग ही तैयार करते प्रॉक्सी के जैसे। अब 93 में भी क्या हुआ था, याकूब मेमन ने जो हॉस्टाइल किया था सीबीआई के सामने, आईएसआई का उसका पर्सनली झगड़ा हुआ था। जब दुबई में टाइगर परिवार पूरा था, तो याकूब मेमन ने ये कहा था आईएसआई को कि हमको आप सेफ करो, इंडियन एजेंसीज दुबई में अगर आ गई तो हम अरेस्ट हो जाएंगे सब। अच्छा। तो आईएसआई ने सपोर्ट हटा लिया था, बोले हम देखेंगे, आपको बताएंगे। और आईएसआई खुद राव को टिप ऑफ कर देती थी कि ये आपका बंदा इधर मिलेगा उधर मिलेगा। तो कई सीबीआई और राव ने दुबई से मुंबई बम धमाके के लोगों को पकड़ के लाया। तो ये तो किसी के नहीं है। तो इसीलिए याकूब मेमन ने बदला लेने के लिए कहा कि अभी मैं सरेंडर हो जाऊंगा। आईएसआई ने भी उनको धोखा दे दिया था दुबई में। टाइगर बोले हम इतने लोगों को एक साथ एकोमोडेट नहीं करेंगे, हम ग्रेजुअली करेंगे, स्लो करेंगे। जिसपे याकूब मेमन और आईएसआई का के बीच में झगड़ा हुआ है कि तुमने हमारे परिवार को दाव पे लगवा दिया, हमसे इतना बड़ा काम करवा लिया और आप हमको सेफ नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए फिर याकूब मेमन पहला हॉस्टाइल हुआ, उसने सीबीआई के सामने सरेंडर किया नेपाल बॉर्डर से कि मैं सब कुछ बताने तैयार हूँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे सब लोग आते गए। तो आईएसआई ने 93 में भी जो जिसके कहने पे ब्लास्ट हुए, तो कितने लोगों को उसने कंप्लीट किया? ज़्यादा नहीं किया। दाऊद इब्राहिम है, टाइगर मेमन है और कुछ लोग होंगे, हार्डली 10-15 रहेंगे। फिर सबको बोला ठोक दो, सब जेल में आ देखो, उम्र कैद की सजा खा रहे सब लोग। तो ये एक नसीहत होती है कि आप देश के खिलाफ या कोई भी गलत काम करेंगे तो आप किसी के नहीं होते। आईएसआई बोलो, पाकिस्तान बोलो, ये किसी के नहीं है। अब ये कश्मीरियों को सब बेवकूफ बनाते आ रहे हैं 50 सालों से। कैसे रिक्रूट कैसे कर रहे हैं हमारे देश के लोगों को? देखिए रिक्रूट बोले तो ये अच्छा, मुझे दोनों चीज बताओ कि जो पहलगाम अटैक हुआ था उसमें हमने इतना जल्दी ढूंढ लिया था, और ये दिल्ली ब्लास्ट में हमें टाइम क्यों लग रहा है पता करने के लिए? देखो ये आपने सवाल अच्छा किया है। पहलगाम अटैक में जो है वो सीधा इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखाई दिया था। वो जो टेररिस्ट थे वो फॉरेन नेशनल थे। फॉरेन नेशनल मतलब ऑक्यूपाई कश्मीर के थे, पीओके के थे। और उसका जो तरीका था वो डायरेक्ट हमला था। वो मोदी जी का भी नाम ले रहे थे, लोगों को चुन चुन के मार रहे थे, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, लाइक डैट। उसके वीडियो वायरल हुए सोशल मीडिया में, कई लोगों ने देखा है। तो उसमें क्लियर कट दिखाई दिया था कि अब ये पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, और हमारे पास प्रूफ इमीडिएट आ गए थे। इसमें हमें प्रूफ जमाने में वक्त लग रहा है। ये जो दिल्ली ब्लास्ट है ये वाया है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी हम घाटकोपर, विले पार्ले, लोकल ट्रेन ब्लास्ट में भी पाकिस्तान आईएसआई था, लेकिन उसके प्रूफ अभी तक हम जुटा नहीं पाए। तो ये इंडियन सिटीजन है जो इन लोगों ने किया है? देखिए इसमें कुछ इंडियंस 100% लोकल सपोर्ट होता है, लेकिन जो लोकल हैंडलर होता है ना, उससे ये नहीं होता कि वो कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। उनको मिसगाइड करके उनसे काम करवाया जाता है कि भाई आपको थोड़ा ये चीज़ करना है, अब इसमें क्या पता नहीं। अब जैसे अमोनियम नाइट्रेट किसी के पास 3,000 किलो है, तो अगर आप रेंडमली अगर कोई बोलेंगे 3,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट रखो तो वो तो डर जाएगा। तो उसे ये नहीं कहा गया कि अमोनियम नाइट्रेट है, उसे कुछ और चीज़ें बता के कहा गया कि आप ये रख लो। जैसे 93 ब्लास्ट में भी जो लोग अरेस्ट हुए तो उनको दोस्तों ने कहा कि भाई ये मैंने यहाँ से कुछ तांबे का सामान लाया हो, ये जरा रख, मैं 10 मिनट में आता हूँ। अब आदमी को लगेगा भाई ये पित्तल का तांबे का सामान है, पता चल रहा उसमें हडीक्स है। अच्छा। तो हैंडलर को भी पता नहीं होता है कि कितना बड़ा काम उनसे करवाया जा रहा है, और ये हैंडलर्स को जो है डायरेक्ट एक दूसरे के टच में कभी नहीं आने देते। ये हर कॉल पे अपने सिम कार्ड चेंज करते हैं, ये हर कॉल पे ज्योग्राफिकल लोकेशन अपने चेंज करते हैं।
तो हैंडलर जो ये जो एग्जीक्यूट करता है इस तरह की आतंकी घटनाओं को, तो उसे भी पता नहीं होता कि वो कितना बड़ा काम करने जा रहा है। जब हो जाता है उसे तब पता चलता है कि अरे यार मेरे को तो यूज कर लिया गया है। क्योंकि इसमें बहुत जो एजेंसीज के लोग होते हैं ना, बहुत टेक्टफुल्ली ये करते हैं कि कल को अगर ये पकड़े भी जाए तो दूर दूर तक इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। और कल को अगर ये मरे भी तो बोलते हैं कि भाई क्या सबूत है। और पाकिस्तान जैसा झूठा कंट्री तो पूरे विश्व में नहीं है कि इसको कितना भी दे दो तो ये कभी नहीं बोलेगा कि हमारा इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप देखेंगे सही बात है। तो लाइक ये जो है, जहाँ तक ये दिल्ली ब्लास्ट की बात है, ये पहलगाम के बाद ये जैश ए मोहम्मद का फ्रस्ट्रेशन है या पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अभी भी ख़त्म नहीं हुए। अच्छा, भले आपने हमारे हेडक्वार्टर को ब्लास्ट से उड़ा दिया, एयर स्ट्राइक से मरवा दिया, लेकिन आज भी हम आपके देश में इतने ही एक्टिव है जितने पहले थे। ये एक मैसेज उनको देना था। अब आपको क्या लग रहा है इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आगे? देखिए, इंडिया इसको काफ़ी सीरियसली ले रहा है, क्योंकि मोदी जी ने भी कहा कि आतंकवाद पे ज़ीरो टॉलरेंस प्राइम मिनिस्टर का खुद पॉलिसी है। और अभी जिस तरह 2 या 3 दिन ही हुए इस ब्लास्ट को, जिस तरह एक्शंस हो रही है, छापेमारी की जा रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, तो इसमें इंडिया बहुत ज़बरदस्त रिटेलिएशन करेगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि 15 साल मुझे लगता है ये पहला ब्लास्ट इंडिया में हुआ है, इंडियन टेरिटरी में। जैसे कश्मीर में तो होता रहता है, कश्मीर भी हमारा ही है, लेकिन जैसे अर्बन सिटीज़ में, दिल्ली में, तो इसका रिटेलिएशन बहुत ज़बरदस्त होगा। हमें इंतज़ार करना होगा। हमारी सरकार, हमारी एजेंसी जो हैं, ये सिर्फ सबूत इकट्ठा करके जा इन्हें लग गया कि प्रॉपर सबूत आ गए हैं, तो डेफिनेटली इसका एक्शन ज़बरदस्त होगा, ये आप मान के चलिए। तो अलीम जी, ये मुझे बताओ कि इसमें कश्मीर का क्या कनेक्शन है दिल्ली ब्लास्ट में? देखिए, ये जो डॉक्टर्स पकड़ा गया है हरियाणा में, फरीदाबाद में, उसके वहीं से ये अमोनियम नाइट्रेट मिला है। तो देखिए, कश्मीरियों को हमेशा पाकिस्तान और आईएसआई ने यूज़ किया है। उन्हें सिर्फ एक क्या, कश्मीरी जो कौम है ना, ये बहुत भूली कौम है। ये बहुत जल्दी किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो इन्हें बस यही एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि हम कश्मीर को आज़ाद करवा देंगे, आपको एक अलग कंट्री बना के देंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको ये करेंगे। तो कश्मीर में भी लोग डिवाइडेड है। कुछ लोग हैं जो हार्डकोर प्रो इंडियन है, जो बोलते हैं हम इंडिया के साथ ही रहना चाहते हैं, इंडिया ही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। कुछ है बॉर्डर एरियाज में जो पाकिस्तान को प्यार करते हैं। अच्छा, जो ये, जबकि उनको ग्राउंड रियलिटी पता है कि पाकिस्तान में भी जाने के बाद उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। कुछ नहीं मिलने तो लाइक ये जो कश्मीर कनेक्शन की बात है, तो इस तरह कश्मीर में जो स्लीपर सेल है जैश ए मोहम्मद के या आईएसआई के, वो आज भी एक्टिव है। हालांकि बहुत वॉश आउट किया है इंडियन एजेंसीज ने, एनआईए ने और रॉ ने बहुत कुछ ख़त्म किया है, लेकिन कोई चीज़ें जड़ से तो ख़त्म नहीं होती है। तो ये डॉक्टर का कनेक्शन पुलवामा से निकला है। ये पुलवामा का रहने वाला है। अब उसका परिवार दावा कर रहा है कि इस तरह की एक्टिविटी में वो कभी रहा नहीं। वो तो प्रो इंडियन माने जाते हैं। उनके घर पे खुद पथराव हुए थे बीच में, ताकि वो इंडिया को सपोर्ट करते। ये उनकी बहन का दावा है। स्टेटमेंट दी उन्होंने कि हम तो प्रो इंडियन करके मशहूर है पुलवामा में। तो बोले हमारा भाई इस तरह की चीज़ में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता है। तो कश्मीरियों को कहना कि ये लोग यूटिलाइज करते हैं, बट कश्मीरी बहुत कम होते हैं जो बाहर जाए। उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो टेरर एक्टिविटी को कश्मीर के बाहर जाके अंजाम दें। उसमें लोग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। आप देखेंगे कश्मीरी जो है ना, बहुत कम होते हैं जो कश्मीर के बाहर टेरर एक्ट में इन्वॉल्व हो। जैसे कि अफजल गुरु का आपने देखा है दिल्ली का, या फिर अब ये दिल्ली का हुआ है, तो बहुत कम होता है। तो इसमें यह हो गया है कि कश्मीरियों को वापस उनको वो किया जा रहा है, उनके ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि देखो पहलगाम के बाद ये हो गया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, अभी आप हमारी हेल्प कीजिए। जबकि ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट ये है सागर, मैं जब गया था सितंबर में, कि कश्मीरी भी पाकिस्तानियों को गालियां देने लगे। पहले जैसा पाकिस्तानी प्रेम अभी कश्मीरियों में रहा नहीं। दे बिकम वेरी मैच्योर, दे नो द रियलिटी। वो खुद कहते हैं, जब मैं बारामुल्ला में था, एक सेब के व्यापारी ने कहा कि यार हमारा सेब का एक एप्पल बोले एक लारी होती है, जम्मू जाने में हमें 2 दिन लग जाते थे। आज बोले 2 दिन में हमारा माल बोले दिल्ली और मुंबई पहुंच जाता है, बिकॉज ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ वंदे भारत। तो उनको हमने रियलिटी दिखाई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना हमने स्ट्रॉन्ग किया। आज कश्मीर का वैली का आप देखिए, ट्रैवल को इश्यू नहीं रहा। तो अब पाकिस्तान का ये भी फ्रस्ट्रेशन लेवल है कि कश्मीर उनके हाथ से जा रहा है।
उनको लोकल सपोर्ट पहले ऐसा रहा नहीं। पहले जो थोड़ा बहुत लोग उनकी बातों में आते थे, अभी कोई नहीं आता, नो बडी कम। क्योंकि जब से टूरिज्म हुआ है तो सीधे वो बोलते हैं कि ये डायरेक्ट हमारे पेट पे लात है, सही बात है, हम पे अटैक्ट है। हाँ। तो उन्हें रियलाइज हुआ कि पाकिस्तान एज ए ढाल उनको यूज कर रहा है इंडिया के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ। तो ये दिल्ली ब्लास्ट में भी ये जो डॉक्टर्स का इन्वायरमेंट है, इसकी जांच हो रही है। तो कहीं ना कहीं अभी भी पाकिस्तान का जो बेस कश्मीर में है, स्लीपर सेल आज भी उसके है जो उसके लिए काम करते हैं, और बॉर्डर एरियाज में बोलो या कहीं पर भी, लेकिन वो संख्या घटती जा रही है, वो कम हो रही है। तो पाकिस्तान इज लूजिंग सपोर्ट फ्रॉम कश्मीर वैली, उसका सपोर्ट अभी खत्म हो रहा है। अभी वैली के लोग को पाकिस्तान, आप देखिए पहलगाम अटैक में पहली बार ऐसा हुआ कि कश्मीरियों ने मोमबत्ती कैंडल मार्च निकाला था सेम डे आतंकवाद के खिलाफ, जबकि पहले खुल के आते नहीं थे सामने, नहीं आते थे, अब आने लगे। तो वो भी पाकिस्तान के लिए एक सेटबैक है कि उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है अभी पहले जैसा। पहले कश्मीरी सपोर्ट कर लेते थे, एक वो था कि चलो सिंपैथी थी कि पाकिस्तान हमारा हमदर्द है, हमारे लिए करता है, लेकिन अब वो चीज़ खत्म हो गई है। तो जहाँ तक कश्मीरियों का बात है, अभी भी कुछ परसेंट लोग बाकी है जो कहीं ना कहीं स्लीपर सेल के तौर पर उनके लिए काम करते हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट में भी जो पुलवामा के डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। एजेंसी उसकी जांच की थी, और कल ही हमने देखा जो इस तरह के सिंपैथाइजर है उनके घरों पे डेमोलिशन कार्रवाई भी शुरू हो गई है, जो इससे कनेक्टेड मिल रहे हैं, तो उससे भी फर्क पड़ रहा है। तो अभी पाकिस्तान को कश्मीरियों को लेके पहले जैसा पाकिस्तान को सपोर्ट कश्मीर से नहीं मिल रहा है। आप देखिए ये डे बाय डे कम होता जा रहा है जी। दूसरी चीज़, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये अटैक जो हुआ एक अचीवमेंट था जो दिल्ली का हुआ, बेसिकली हमने कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी अवॉइड की है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैंने फिर वही कहा ना आपको, जैसे जो लोग ब्लेम करते हैं कि ये एजेंसी फेलियर है, अगर एजेंसी 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट नहीं पकड़ती तो कितना बड़ा होता था ये। एजेंसी, अगर आप एजेंसी को फेलियर बोल ही नहीं सकते, एजेंसी ने तो 3000 किलोमीटर पकड़ा, 3000 किलो पकड़ा है, अब उसमें से थोड़ा बच गया है, उसको एजेंसी ट्रैक नहीं कर पाई तो वो ब्लास्ट हो गया है। तो डेफिनेटली इट्स अ बिग अचीवमेंट। 3000 केजी अगर अमोनियम नाइट्रेट की बात करें सर, वो हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों को ख़त्म कर सकता था, दिल्ली क्या बॉम्बे क्या, और हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ कहाँ सिलसिलेवार बम धमाके करवा सकते थे, छोटे शहर बोलिए बड़े शहर बोलिए। तो ये बिग अचीवमेंट तो है ही, नो डाउट, फेलियर नहीं है। 3000 किलो का अगर नहीं पकड़ा जाता था और वो अगर उसमें सक्सेस होते थे तो कितनी बड़ी ट्रेजेडी होती सर। पर डे ब्लास्ट होते इंडिया में, हम कवर ही नहीं कर पाते थे क्या कौन है कौन है कौन। ये तो एक दिल्ली का हुआ था, एटलीस्ट हमें पता चल गया। तो वी शुड अप्रिशिएट एजेंसी वर्क कि भाई एजेंसी ने एटलीस्ट वो तो पकड़ा है। तो 100% तो सर आपको कामयाबी नहीं मिलेगी हर जगह, 100 में से 100 मार्क्स तो आपको नहीं मिलेंगे, आपको 90 भी मिल सकते हैं, 92 भी मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये हमारे एजेंसी बोलिए हमारे देश के लिए, कि ये बड़ा हादसा, बड़ा घटना होते होते ये छोटी घटना हुई है। वरना वो अगर 3000 केजी अमोनियम नाइट्रेट नहीं पकड़ा जाता था तो बॉम्बे भी इसकी जद में आता था, अहमदाबाद में भी हो सकते थे, सूरत में भी हो सकते थे, वो बड़े शहरों में वो फैल जाता था, हर जगह टारगेट पे होते, तो उससे सिचुएशन और देश की खराब हो सकती थी। तो एटलीस्ट वो एक जगह हुआ तो उस सिचुएशन कंट्रोल में आ गई। वो जो बॉम्बे में लोग पकड़े गए हैं, आपको लगता है ये भी कुछ कोशिश कर रहे हैं बॉम्बे में कुछ करने का? देखिए इसमें अब देखना ये है कि ये जो पकड़े गए लोग हैं इनका इन्वॉल्वमेंट कितना है, वो एजेंसी बता पाएंगी। जैसे पुणे में रेट हुआ है या फिर मुंब्रा थाना में हुआ है, तो डिपेंड है कि इनिशियल स्टेज अभी तो कुछ घंटे ही हुए हैं, दो दिन ही हुए शायद इनको गिरफ्तार हुए, तो वो बताया जाएगा। मुझे जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने इस तरह के कई खबरें कवर की मेरे करियर में, ब्लास्ट होते हैं, ये डॉक्टर पकड़ा गया, इंजीनियर पकड़ा गया, तो उनके कनेक्शन के आधार पर पकड़े जाते हैं, इन्वॉल्वमेंट उनके बहुत कम होते हैं। जैसे वो उसको जानते हैं, व्हाट्सएप पे हाय हेलो किया है कोई बड़े टेररिस्ट को या ऐसा, हाँ, तो वो होता है। तो डिपेंड है कि ये इनका कनेक्शन इनसे क्या है, तो उसके बेस पर ये सब हुआ है। लेकिन देखो सागर, जैसे जहाँ तक अभी मुझे लग रहा है 2003 से 2008 तक हम मुंबई वासी जो है बम धमाके के बहुत बड़े विक्टिम रह चुके हैं। जो ब्लास्ट हमने सहे, जो देखे, बीएसटी में बम धमाका होते हमने देखा, लोकल ट्रेनों में बम धमाके होते हमने देखा, गेटवे ऑफ इंडिया पे बम धमाके होते हमने देखा, जवेरी बाजार में देखा,
हमने होटलों में देखा, होटल ताज में, ट्राइडन में, रेस्टोरेंट कैफे लियोपोल्ड में हमने देखा, छाबड़ हाउस में देखा। तो 2003 से लेकर 8 तक जो 5 साल हमारे मुंबई के लिए जो है ना बहुत ज़बरदस्त रहे, डेंजर है, मतलब वी आर द विक्टिम ऑफ द बम ब्लास्ट। बावजूद इसके मुंबई कभी डरा नहीं, कभी सहमा नहीं। दूसरे दिन मुंबई वासी खड़े हो जाते थे। सर माहिम में जुलाई 11 जुलाई में ब्लास्ट होता है और 13 जुलाई को माहिम में आप जाइए, लोकल में आपको पैर रखने जगह नहीं है। ये मैंने मुंबई वासियों का स्पिरिट देखा हो, मैं कवर किया वहां जाके। तो मुंबई कर कभी नहीं डरा। इतने ब्लास्ट हुए, इतने बम धमाके हुए। होटल ताज में 26, 11, 27, 28, 29 तक ऑपरेशन चला। मैंने 30 और 31 तारीख को गन्ने का जूस पिया वहां पे, वड़ा पाव खाया मैंने, कुछ फर्क नहीं पड़ा। मतलब मुंबई वासियों का इतना विल पावर मजबूत है, इतनी यूनिटी मैंने देखा, हर हिंदू हो या मुस्लिम हो, कि जब भी इस तरह की मुसीबतें हमारे शहर में आई वो एकजुट होकर खड़े रहे। तो ये पाकिस्तान हो या जैश ए मोहम्मद हो, ये इनसे, इनकी ये जो कायराना हरकत ये कर रहे हैं ना, इससे हमें भारतवासी पे कोई असर नहीं होगा। फर्स्ट वी आर इंडियन, हम इंडियन है। दिल्ली में भी उन्होंने किया है, एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट किया है, लेकिन कुछ हुआ देश में, सब एक साथ खड़े रहे। पहलगाम घटना को भी हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की, कुछ हुआ नहीं। तो ये कायर लोग हैं, ये ऐसी हरकतें बार बार देख रहा हूँ कि कोई ऐसी जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडियंस एक हो रहे हैं, सारे इंडियन एक हो रहे हैं इस वजह से। नहीं, यह पहली बार देख रहे हैं, लेकिन मैं तो 7-8 बार देखा हूँ, हमेशा इंडियन एक रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, घाट के ऊपर में भी एक वो रंग दिया जा रहा था, घाट के ऊपर में, जवेरी बाजार में, BST में, तो वहां पर भी जब देखा, मैं यूनाइट होते हुए लोगों को देखा। मतलब 26/11 के टाइम भी जब सरकार थी कांग्रेस की, अशोक चौहान जी थे उस समय CM, तो बहुत अशोक चौहान या विलासराव देशमुख थे, आई एम फॉरगेटिंग। तो उस टाइम भी पूरी सरकार परेशान हो गई थी कि यार अब क्या हो जाएगा, कि हिंदू मुस्लिम राइट्स ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए, लोकल इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए। लेकिन देखिए, लोगों ने यूनिटी का एक जज्बा था, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। लोकल ट्रेन में भी ब्लास्ट हुए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो ये अपना विल पावर है, हिंदू मुस्लिम एकता इतनी स्ट्रांग है यहाँ पे, क्या पाकिस्तान है वो कितना भी कुछ भी कर ले, धर्म के नाम पे होने वाला नहीं है। उन्होंने पहलगाम में ट्राई किया, वहां फेलियर हुए वो लोग। पहलगाम में भी नाम पूछ के मारने का मकसद ये था कि पूरे इंडिया में राइट्स हो जाए, लेकिन हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भी पूरा देश एक साथ खड़ा रहा, एक साथ था। मस्जिदों में लोग दुआएं करने लगे, मंदिरों में पूजा अर्चना होने लगी, क्या भारत की जीत हो। तो हमने तो वहां यूनिटी दिखाई। तो दिल्ली में भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अमित शाह जी पहुंच गए, उन्होंने कहा सब शांति बनाए रखो, किसने रिएक्ट नहीं किया है। तो जहां तक मैंने कहा कि 2003 और 2008 में भी मुंबई को कई बार जलाने की कोशिश की गई। बम धमाके करवाने का मकसद उनका वही होता था कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के एरिया में बम ब्लास्ट करवा दो, आप इसका इन्वॉल्वमेंट करवा दो, चाहे कम्युनल दंगे भड़के, इंडिया में अनरेस्ट आ जाए, सत्ता परिवर्तन हो जाए। तो ये अनरेस्ट फैलाने की ये कोशिशें आए दिन दुश्मनी ताकत करते रहती है। पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना भी उसमें बैक्ट होता है। तो ये चीजें अपने देश में पहले से होते आ रही, लेकिन जितना बार ये इस तरह की काराना हरकतें करेंगे, तो एज ए जर्नलिस्ट सागर जो मैंने देखा अपने देश का माहौल में, तो 17-18 स्टेट घुमा हूँ, इंडिया और मजबूत बनेगा इससे। इंडिया विल बिकम मोर पावरफुल, इससे हम टूटेंगे नहीं और मजबूत होंगे। और हो रहा है, हम मजबूत हो रहे हैं। जो लोगों में मैं पेशेंस पावर देख रहा हूँ कि लोगों में पेशेंस है, तो लोग ऐसे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं कि चलो इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट है तो ये कम्युनिटी के लोगों पे हमला किया जाए, ये कम्युनिटी लोगों को मारा जाए। बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि ईच एंड एवरीवन नो कि इसके पीछे कौन है। तो हाँ, दिल्ली ब्लास्ट के बाद भी जो है ये अनरेस्ट करना एक उनका वो था कि देश में अनरेस्ट फैल जाए, नेपाल जैसे सिचुएशन हो जाए, बांग्लादेश जैसे सिचुएशन हो जाए। तो उसमें भी दे आर टोटली फेलियर। जी चलिए, थैंक यू अलीम जी, आपने इतना सब हमें बताया। और बॉम्बे वासी स्टे सेफ, और थैंक यू फॉर योर इनपुट इन आवर शो टुडे। थैंक यू सर, थैंक यू।